प्यारे विद्यार्थियों, मैं रावत सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध तथा प्रतिरोधों का संयोजन, और आज का मेरा टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊष्मा तथा ऊष्मा संबंधी जूल का नियम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है, तो जानेंगे कि वैद्युत ऊर्जा होता क्या है और ये क्या है। जब किसी चालक के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ते हैं, जब चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और ये बार बार चालक के अंदर स्थित धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं, और यह खोई ऊर्जा इन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझेंगे। जब किसी चालक के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हुए चालक के अंदर स्थित धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं, और यह खोई हुई ऊर्जा इन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, जिसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिर से लिख लेते हैं इसका परिभाषा। जब किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। कहने का मतलब है कि चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन जो है वह धन आयन से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं, और यह खोई हुई ऊर्जा इन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझेंगे। जब किसी चालक के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, और यह खोई हुई ऊर्जा उन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ? तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को
W से प्रदर्शित वैद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका बात करते हैं मात्रक की। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल होता है MkS प्रति में। MkS प्रति में वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तथा और भी होता है। तो CGS प्रति में वैद्युत ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। और इसका एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। इसका अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। अब हम इसकी बात करते हैं, मात्रक हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं बीमा। तो ये ऊर्जा के खंडांश है, तो इसका भी बीमा हो जाएगा mL² T के पावर माइनस 2। तो ये इसका बीमा हुआ और ये मात्रक हुआ। अब चलिए हम इसके सूत्र का निगमन करते हैं। तो हम जानते हैं कि, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। W/Q हम लिख सकते हैं W बराबर V/Q, जहां W वैद्युत ऊर्जा के लिए संकेत है। अब हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I। Q बराबर क्या होता है I, तो हम लोग Q की जगह पर लिख सकते हैं I। तो W बराबर हो जाएगा V/T। एक यहाँ फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR। V बराबर होता है IR, तो जहां V है वहां पर IR भी रख सकते हैं। तो W बराबर हो गया IR × IT। हम गुना करते हैं I में I से, तो हो जाएगा W बराबर I² RT। ये फॉर्मूला हो गया। इसको और भी आगे ट्राई कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V/R। I बराबर होता है V/R ओम के नियम से, ये भी है ओम के नियम से। तो हो जाएगा W बराबर I की जगह रखेंगे V/R, I² है तो स्क्वायर × RT। चलिए हम इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा V² बटा R² × R × T। अब R से R कैंसिल, एक R से एक R क्या होगा कैंसिल होगा, तो R से R कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास W बराबर V² T/R। तो ये भी फॉर्मूला हो गया वैद्युत ऊर्जा का। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं हट रहा हूँ। चलिए, वैद्युत ऊर्जा के बाद हम लोग बात करते हैं वैद्युत ऊष्मा, जो हमारा एक अच्छा टॉपिक है इसका। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत ऊष्मा। वैद्युत ऊष्मा क्या है? तो देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब किसी चालक के दोनों सिरों को बाह्य बैटरी से या बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करते हुए धनायनों से टकराते हैं और धनायनों से टकराने के बाद ऊर्जा को अपनी खोते रहते हैं और यह ऊर्जा बैटरी से प्राप्त की जाती है, जिसे हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे, हेडिंग करेंगे वैद्युत ऊष्मा, यानी कि इलेक्ट्रिकल हीट। तो इलेक्ट्रिकल हीट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वही बात, जब किसी चालक के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी हम लोगों ने जाना या इसके पहले भी जानते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो
जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से टकराते रहते हैं और टकराने के बाद ये अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं और वही ऊर्जा जो होगी ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही खोई हुई ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, जब किसी चालक के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे के कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं और वही खोई हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, जिसे हम वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। चलिए फिर से लिख लेते हैं। जब किसी परिभाषा लिख लेते हैं, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं और वहीं खोई हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वैद्युत ऊष्मा को हम H से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऊष्मा को हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम देखें, अब सूत्र हम लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जूल का नियम, जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम में हम लोग पढ़े थे कि 4.2 जूल या कह सकते हैं 4.18 जूल एक कैलोरी के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 कैलोरी 4.2 जूल या 4.18 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। हम लोग कह सकते हैं 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है कि V इंटू क्यू बाई जे बराबर हो जाएगा 1 कैलोरी। यानी कि हम कह सकते हैं कि H बराबर वी क्यू बाई जे। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि H बराबर क्या होगा, वी क्यू बाई जे, या हम लोग H बराबर लिख सकते हैं वी क्यू बाई 4.2। तो ये भी हो गया हमारे पास
एक वैद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं कि Q बराबर आई टी। Q बराबर क्या होता है? आई टी। चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो H बराबर होगा V, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई टी बटा 4.1, यह फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H बराबर आई आर इंटू आई टी बटा 4.2, या J भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। हम लोग लिख देंगे कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2, तो ये फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है V बाई आर। I बराबर होता है V बाई आर, तो जहाँ I है वहाँ पर V बाई आर है। तो हो जाएगा हमारे पास, ऊपर लिख देते हैं, हमारे पास हो जाएगा H बराबर I के जगह पर लिखेंगे V बाई आर का दी होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर है R इंटू टी। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R इंटू आर इंटू टी। चलिए V स्क्वायर और यहाँ पर R स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो H बराबर हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर बटा R इंटू टी। तो ऊष्मा संबंधी जूल का नियम के लिए ये फॉर्मूला हो गया। और तो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हुए 1, 2, 3 और 4। जब हम अंकित प्रश्न पढ़ाएंगे तो इन फॉर्मूलों यानी इन सूत्रों के महत्व के बारे में बताएंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जूल ऊष्मा संबंधी जूल का नियम। जूल के नियम पर ऊष्मा का प्रभाव कह सकते हैं, यानी हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल के नियम का ऊष्मीय प्रभाव। तो जूल के नियम का ऊष्मीय प्रभाव में हम लोग जानेंगे, अभी हम लोगों ने निकाला था H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई जे। H बराबर हीटिंग इफेक्ट के लिए फॉर्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई जे। तो यदि हम कोई चालक तार मान लीजिए एक चालक तार लेते हैं, तो जब हम एक चालक तार लेंगे तो एक चालक तार के लिए प्रतिरोध का मान यदि कांस्टेंट नियत रख दे, प्रतिरोध का मान नियत रखें, यदि समय यानी टी कांस्टेंट रखें, टी भी क्या रखें? कांस्टेंट रखें, और जे तो कांस्टेंट है ही क्योंकि इसका मान होता है 4 जूल। तो ये भी हम इसको क्या करें? कांस्टेंट रखते हैं। तो हम बात करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा H समानुपाती आई स्क्वायर, यानी H अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, जूल का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम यह कहता है कि जब किसी चालक के प्रतिरोध तथा समय नियत हो तो चालक में बहने वाली धारा का वर्ग उसमें उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हुआ ऊष्मा संबंधी जूल का प्रथम नियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब यदि किसी चालक के R कांस्टेंट हो, T कांस्टेंट हो, यानी कि R नियत हो और समय नियत हो, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के में बहने वाली धारा को 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दें? 2 गुना। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा को हम 2 गुना कर दें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 4 गुना। यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा का मान हम यदि 3 गुना कर दें, कितना कर दें? 3 गुना, तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, माने ऊष्मा का मान होगा केंद्रीय का 9 गुना। यानी अभी मैंने कहा कि वर्ग के बहने वाली धारा के वर्ग के, तो वर्ग कर देते हैं, यानी 2 कहें तो 4, 2 का वर्ग 4, 3 कहें तो केंद्रीय का 9, तो उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। नोट में हम एक नोट कर लेते हैं ताकि इससे हम एक आंतरिक प्रश्न को सॉल्व करें। तो हम बात करें यदि किसी चालक तार में एक समय बहने वाली धारा I1 समानुपाती है, चलिए ऐसे बोल सकते हैं, ऊष्मा समानुपाती है I1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर H2 समानुपाती होगा I2 का, समीकरण 2। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 तथा वर्ग होगा इसका, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त होगा H1 बटा H2 बराबर I1 बटा I2। I1 स्क्वायर कर देते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं H1 बटा H2 बराबर I1 बटा I2 का दी होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है दोनों में। यदि इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, यदि 2 गुना कर दें या 3 गुना कर दें I का मान, तो उसका हीटिंग माने ऊष्मा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब ये प्रथम नियम है, यही तक इसका प्रथम नियम है। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जूल का दूसरा नियम, हटाते हैं इसको। तो जूल का दूसरा नियम के लिए हम बात करते हैं। अभी हमारे पास फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर T बाई J। तो देखते हैं दूसरा नियम में सेकंड लॉ में उन्होंने क्या किया, जूल ने सेकंड लॉ में उन्होंने क्या किया कि I को कांस्टेंट रखा, I को कांस्टेंट रखा यानी नियत रखा कि नहीं, और टाइम को भी क्या किया, कांस्टेंट रखा, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट यानी नियत है। तो उसको प्राप्त हुआ H I कांस्टेंट, T कांस्टेंट, J कांस्टेंट, तो R बचा, R H अनुक्रमानुपाती R, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू R। यानी कहने का मतलब है जब किसी चालक में बहने वाली धारा और समय को नियत रखें तो उस चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है, उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं किसी चालक में
किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक का बहने वाली धारा समय दोनों को नियत रखा जाए तो प्रतिरोध उसमें उत्पन्न ऊष्मा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब कि R का मान ज्यादा होगा। चलिए ऐसे देख लेते हैं, ऊष्मा का मान यदि ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब R जब बढ़ेगा यानी H जब बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। अब यदि H यदि कम होगा तो R का मान भी कम होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग मान लें, चलिए नोट में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग साबित भी कर सकते हैं। यदि दो चालक कार लें, यानी एक ही चालक कार में दो समय लें तो H1 अनुक्रमानुपाती R, इसको समीकरण 1 मानते हैं, और पुनः H2 अनुक्रमानुपाती R को समीकरण 2 मानते हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से चलते हैं तो हो जाएगा H1 बटा H2 बराबर R1 बटा R2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से H बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। तो ये रहा ऊष्मा संबंधी जूल का दूसरा नियम। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, यानी ऊष्मा संबंधी जूल का तीसरा नियम। तो ऊष्मा संबंधी जूल का तीसरा नियम में हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ देखते हैं। तो थर्ड लॉ में जूल ने क्या किया कि I को कांस्टेंट रखा, I को कांस्टेंट रखा, फिर R को भी क्या किया, कांस्टेंट रखा, और J यानी आपका 4.2 ये तो कांस्टेंट है और नियत है। तो H समानुपाती होगा T के, H अनुक्रमानुपाती होगा T के। यानी कहने का मतलब कि जब किसी चालक में बहने वाली धारा I और प्रतिरोध का मान नियत हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसके समय के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम लोग लिख सकते हैं किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके समय के परिमाण के, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उसमें लगने वाले समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये रहा ऊष्मा संबंधी जूल का तीसरा नियम। तो नोट में हम लोग नोट कर सकते हैं, यदि H1 हो तो H1 is proportional to T1 और H2 is proportional to T2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 भागा 2 से। चलिए तो हो जाएगा H1 बटा H2 बराबर T1 बटा T2। यानी कहने का अर्थ है कि H बढ़ेगा, H ज्यादा होगा, या हम लोग कह सकते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा यदि समय बढ़ा देंगे, समय ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी बढ़ जाएगी, यानी कि वह
यदि T कम होगा, यदि T कम होगा तो H भी कम होगा। तो ये रहा हमारा ऊष्मा संबंधी जूल का तीसरा नियम। आइए ऊष्मा संबंधी जूल का तीसरा नियम और हम एक आंकिक प्रश्न, तीसरा नियम तो हो गया, प्रथम नियम पर हम एक आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल को हल करते हैं, फिर इसके बाद में हम जानेंगे। तब तक पहले हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी T ज्यादा होगा तो H भी ज्यादा होगा, T कम होगा तो H भी कम होगा। अब हम इस पर आंकिक प्रश्न बनाते हैं एक दो, इसके बाद जब चैप्टर खत्म होगी तो बहुत सारे आंकिक प्रश्न कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो देखते हैं कि ऊष्मा जूल के नियम का ऊष्मीय प्रभाव पर प्रथम नियम पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि हम कहें कि एक क्वेश्चन लेते हैं आंकिक प्रश्न, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 20% बढ़ा दें, तो उस चालक में ऊष्मा के मान में, तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि पहले चालक तार में बहने वाली धारा I था, I1 धारा क्या था, I था, और यहाँ पर H1 यानी उत्पन्न ऊष्मा, जब I धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा S था। लेकिन जब हम धारा में 20% की बढ़ोतरी करते हैं तो I2 बराबर होगा, I था पहले, I में हम क्या करते हैं 20% की बढ़ोतरी करते हैं, प्रतिशत यानी कि I को 20% जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20 बचे 100, तो हो जाएगा I2 बराबर I प्लस I बटा 5, एक रखेंगे नीचे, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 5, तो 5I प्लस I तो 6I/5। तो H2 बराबर क्या होगा, H2 बराबर 8। तो हम लोग क्या करते हैं, रखेंगे H1 बटा H2 प्रथम नियम से, जूल के प्रथम नियम से, जूल के प्रथम नियम से। तो जूल के प्रथम नियम से हम लोग देखते हैं कि होता है H1 बटा H2 बराबर I1 बटा I2। अभी हम लोग निकाले थे, तो चलिए H1 का मान क्या था, S था, H1 का मान S था, और H2 हम लोग को ज्ञात करना है। I1 का मान I था और I2 हमको मिला हुआ है 6I/5 का दी होल स्क्वायर। तो हमारे पास होगा I से I कैंसिल, तो बच जाएगा H/H2 बराबर, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, 5/6 का दी होल स्क्वायर। चलिए हम इसको यहाँ सम करते हैं, तो हो जाएगा H/H2 बराबर हो जाएगा 25, और ये हमारे पास हो जाएगा 36। तो H2 का मान निकल जाएगा, H2 बराबर इसको गुना करेंगे तो 36 में S से तो 36H I भाग में चल जाएगा, तो 36/25 को हम निकालते हैं वृद्धि, H के मान में कितना वृद्धि हुई, तब वृद्धि बराबर हो जाएगा H2 माइनस H1। तो H2 हम लोग
निकाले हैं 36h/25 माइनस H1 का मान है H, तो यहाँ पर H रखेंगे, H रखेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो होगा 25, 25 एकम 25 36H माइनस ये 25, तो ये हो जाएगा 25H। तो अब यहाँ से हम घटाएंगे तो हो जाएगा 36 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा आपका 11H/25। हम ये वृद्धि निकला, हमको चाहिए प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100 प्रारंभिक मान। तो वृद्धि हुई है हमारी कितना 11H/25 गुने 100, प्रारंभिक मान कितना था हेडिंग H, तो यहाँ पे H रखेंगे, H से H क्या होगा कैंसिल, और ये 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो हमारे पास बचा 11 गुने 4 यानी कि 44% हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 44%। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।